चलिए लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। कल का जो टॉपिक था हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उसी के बारे में कंटिन्यू करते हैं। कल हम आपको बता रहे थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स एक्चुअली मेमोरी में किसी लोकेशन को जब आप नाम देते हैं और वहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह काम करता है। और उस कंटेनर मतलब वो कंटेनर किस चीज़ का होता है? मेमोरी लोकेशन का एक ब्लॉक होता है जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है, और जब तक कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तब तक वो वैल्यू हमारी उस वेरिएबल में रहती है। तो इट्स जस्ट लाइक एन आइडेंटिफायर which helps us to identify the location of memory where the value is being stored. तो यही कल आपको बताया भी था कि वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं। These are used to store information to be referenced and manipulated in computer program. It is helpful to think of variables as containers that hold information. The sole purpose is to label and store data in memory, and this data can be used throughout your program. जैसे कि अगर आप कोई नाम किसी का मांगते हैं प्रोग्राम के दौरान, या आप ही कोई इंटरवेंशन आपका कोई आपने प्रोग्राम रन किया है और उसमें आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि जब आप एटीएम मशीन ऑपरेट करते हैं तो आपको अमाउंट डालना पड़ता है और अपना कार्ड नंबर डालना पड़ता है, पिन नंबर डालना पड़ता है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको हर बार डालनी होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप जब फीड करते हैं तो क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन तब तक ही वो स्टोर करके रखता है जब तक कि वो ट्रांजैक्शन कंफर्म नहीं हो जाता। जैसे ही आप मनी विड्रॉ कर चुके होते हैं तो आपने जो लास्ट इन्फॉर्मेशन फीड की होती है, आपकी वो इन्फॉर्मेशन वैनिश हो जाती है। लेकिन उतनी देर जितनी देर की तक वो ट्रांजैक्शन हो रहा था उतनी देर तो वो इन्फॉर्मेशन फीड रहती है। कार्ड का नंबर भी फीड रहता है, पिन नंबर भी फीड रहता है, और आपका अमाउंट भी फीड रहता है कि आप 500 रुपीज विड्रॉ करना चाहते हैं कि 5000। तो जितना आप अमाउंट डालते हैं उतना ही विड्रॉ होता है। जबकि ये भी आपको अच्छे से पता है कि जो नेक्स्ट पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउट ऑफ एटीएम वुडंट गेट द सेम मनी आउट। हो सकता है आपने 5000 रुपीज विड्रॉ किए हो, दूसरे वाले को ज्यादा जरूरत ना हो, वो 100 ही रुपीज विड्रॉ करे। तो जितना अमाउंट जो डालता है उतना ही अमाउंट विड्रॉ होता है, ना उससे ज्यादा निकलते हैं रुपए ना उससे कम निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमाउंट मांगी जाती है जो कि एक फिक्स वैल्यू नहीं है, जो कि हर बार चेंज होती है। तो ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन जो है जब हम डालते हैं या हम कोई ऐसा प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो मेमोरी में जाएगी। स्टोर करने के लिए ही हमें वेरिएबल्स की जरूरत होती है। अब ये वेरिएबल जो होते हैं इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ा होता है, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। Declaring variables is just like a formal announcement to the language processor that this type of variables we are going to use in our program. प्रोग्राम में कोई भी चीज शुरू करने के पहले हम जो अनाउंसमेंट अपने लैंग्वेज प्रोसेसर को करके बताते हैं जावास्क्रिप्ट में कि भाई हम इस नाम के वेरिएबल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप उन्हें डिक्लेयर नहीं करेंगे आपका लैंग्वेज प्रोसेसर उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से शुरू में ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि इस नाम के और इस तरह के वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाएगा। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को जैसे ही लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ता है तो उसके बाद जब वो उस वेरिएबल का नाम कहीं भी उसे प्रोग्राम में मिलता है तो वो उसे इजीली आइडेंटिफाई करता है। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जाता है। इनिशियलाइज का मतलब वैसे तो देखिए, वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है, वो एक तरीके से एक मेमोरी लोकेशन को असाइन किया हुआ नेम होता है। लेकिन अगर आप उसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो एक अनडिफाइंड वैल्यू, एक अननोन वैल्यू उसके अंदर पड़ जाती है, जिसे कि हम गार्बेज वैल्यू भी कहते हैं। हम उसे पहले से नहीं जान सकते कि इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी पता होता है कि इसकी वैल्यू क्या है। कोई ऐसा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता थी, तो उस वैल्यू को हम वेरिएबल में डाल सकते हैं और यही स्टेप कहलाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स टू इनिशियलाइज एनी वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, और अगर आप वो उसकी पहले से वैल्यू पता है तो कैसे आप उसे इनिशियलाइज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर यही चीज अभी आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि सी या C++ या तो फिर जावा जैसी लैंग्वेज में करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा चीजें लिखनी होंगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट में बहुत इजीली आपको सबसे पहले तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में एक कीवर्ड यूज करना होगा, VAR। ये एक कीवर्ड है वैर, और कीवर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पहले से इसमें स्टोर किया हुआ वर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है जावास्क्रिप्ट का, जिसका कि लिखने का अपना एक नियम है। इसमें आप वेर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ना V कैपिटल रहेगा ना कुछ, पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में रहेगा। तो सबसे पहले आप ये कीवर्ड लिखेंगे वेर,
फिर उसके बाद में एक स्पेस देकर के आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं एक्स, तो वैर एक्स लिख करके सेमीकोलन लगा सकते थे, तो वो एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसमें 5 वैल्यू डाल दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट बन गई कि एट द टाइम वी आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल वी आर ऑल्सो असाइनिंग द वैल्यू टू दैट वेरिएबल। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही ये लाइन पढ़ी जाएगी तो इसका मतलब है मेमोरी में एक लोकेशन को ब्लॉक करो, उस लोकेशन को क्या नाम दे दीजिए, एक्स उसका नाम रख दीजिए, और उस लोकेशन में क्या वैल्यू डाल दीजिए, 5 उसकी वैल्यू डाल दीजिए। इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट लिख करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का यही तरीका होता है। कोई भी एक्स वाई जेड आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक एक्स डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू डाल दी 5, एक y वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू डाल दी 6, और एक तीसरा और वेरिएबल डिक्लेयर किया z, जिसमें हमने x और y को सम अप कर दिया, ऐड कर दिया। यानी अगर हम z की वैल्यू को प्रिंट कराएं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इस तरह से बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स लिख करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने कुछ नंबर स्टोर किए, लेकिन अगर आपको उसमें कोई स्ट्रिंग यानी कि कोई नाम वगैरह स्टोर करना है तो आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रखें, देखिए टाइप वही रहेगा, कीवर्ड वही रहेगा वैर, लेकिन आप वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड भी रख सकते थे, एक्स के अंदर भी नाम डाला जा सकता था। लेकिन जब हम कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग का मतलब ही है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो हम उसका नाम कुछ इस तरह से रखते हैं, जैसे नेम स्टोर कर रहे हैं तो नेम लिख दिया, एड्रेस स्टोर करते हैं तो एड्रेस लिख रहे हैं, एज स्टोर कर रहे हैं तो एज लिख रहे हैं। ये देखिए जो वेरिएबल के नाम है ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। हम एक्स वाई जेड एबीसी भी लिख सकते थे, हम नेम एज ईमेल आईडी भी लिख रहे हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि वेरिएबल का नाम नंबर नहीं हो सकता कभी भी। हम var1 var2 var3 नहीं लिख सकते थे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ना हम ऐसा लिख सकते थे var1 नेम var2 नेम var3 नेम, ये भी नहीं लिख सकते थे। लेकिन हम अगर 3 लोगों के नाम सपोज हमें स्टोर करने तो हम ऐसे लिख सकते थे var name1 var name2 var name3। यानी किसी भी वेरिएबल का नाम अल्फाबेट्स के इस्तेमाल से लिखा जाता है। अल्फाबेट से यूज होकर नंबर पे तो खत्म हो सकता है, लेकिन नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होता है, नंबर से एंड हो सकता है। ठीक है, एज1 एज2, तो ये वेरिएबल के नाम बहुत ही लॉजिकल रखे जाते हैं। लॉजिकल का मतलब ये है कि जो रिलेटेड हो उस वैल्यू से जैसी वैल्यू स्टोर की जा रही है। जैसे अगर नाम लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेरिएबल का नाम भी नेम होना चाहिए, अगर एड्रेस लिख रहे हैं तो वेरिएबल का नाम एड्रेस होना चाहिए था। जैसे ईमेल आईडी लिख रहे हैं तो ईमेल आईडी लिख दिया, या जरूरी नहीं ईमेल आईडी पूरा लिखे, ईमेल भी लिख सकते थे। तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है, और हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते इन चीजों में तो हम एक्स वाई जेड एबीसी भी लिख सकते थे, क्योंकि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं एज अ प्रोग्रामर हमारी ही नीड है उनसे काम करने की, इस पर कोई और काम नहीं करेगा। प्रोग्रामर जो बना रहा है प्रोग्राम, जो वेबसाइट पे काम कर रहा है, वही इस पे, उसको ही इसकी जरूरत है। जो वेबसाइट डिजाइन कर रहा है, जो वेबसाइट यूज करेगा उसे तो जिंदगी भर भी नहीं पता चलेगा कि जो नाम डाला है वो एक्स में गया या एज में गया या ईमेल आईडी में गया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो अपने मतलब जो है हमारे एक अपना ही एक वो होता है कि भाई हम डिसीजन है कि किस तरह से हम वेरिएबल का नाम लिखें, पर फिर भी एक अच्छी चॉइस वेरिएबल का नाम वेरिएबल की वैल्यू से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि वो लॉजिकल लगे कि हाँ भाई इसमें नाम स्टोर हो रहा है, इसमें एज स्टोर हो रही है, इसमें ईमेल आईडी स्टोर हो रही है, इसमें एड्रेस स्टोर हो रहा है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जैसे यहाँ पे लिख दिया एज इज इक्वल टू 22। हाँ, लेकिन अगर आप किसी का नाम जानते हैं पहले से, तो नाम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो नाम डबल कोट्स में लिखना होगा। क्योंकि जब भी आप स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, स्ट्रिंग्स माने कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और मोर देन 1 अल्फाबेट्स, तब आपको वो स्ट्रिंग बन जाता है, और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। सैलरी लिखी तो ऐसे लिख दी, ईमेल आईडी लिखी तो ऐसे लिख दी, है ना। तो जैसा भी लिखना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में रहेगा, और नंबर है तो आपका जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मल्टीपल वेरिएबल को एक लाइन में भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, मगर इस बात का ध्यान रखते हुए कि जितने भी वेरिएबल आप एक लाइन में डिक्लेयर कर रहे हैं वो सारे एक जैसी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, यानी नंबर है या नेम है। ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल नंबर स्टोर कर रहा था, एक वेरिएबल नेम स्टोर कर रहा था, दोनों को एक लाइन में लिख दिया,
दैट इज नॉट पॉसिबल। कैसे? जैसे एक हमने यहाँ पे एज लिखना था, यानी दो वेरिएबल हमने यहाँ डिक्लेयर किए, एज और सैलरी, ठीक है, दोनों को कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब एज में भी क्या स्टोर हो रहा है? नंबर, और सैलरी में भी क्या स्टोर हो रहा है? नंबर। तो दोनों एक जैसी वैल्यू स्टोर कर रहे थे, एक जैसे का मतलब एक तरह की, दोनों नंबर्स ही स्टोर कर रहे थे, तो एक साथ लिख दिया। जैसे नेम धीरज अवस्थी, एड्रेस बी ब्लॉक लखनऊ, तो दोनों आपके स्ट्रिंग्स थे तो एक साथ ले लिया। तो ये आपको जो है मल्टीपल भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट मल्टीपल वेरिएबल कॉमा सेपरेटर से किया जा सकता है डिक्लेरेशन, लेकिन आपको इस बात का खुद ध्यान रखना होगा कि मल्टीपल जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं और अगर आप उन्हें इनिशियलाइज भी कर रहे हैं तो वो वैल्यू उसमें एक जैसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप इनिशियलाइज करें, आप वेर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी लिख सकते थे। अब एक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? जब हम कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते ही हैं, जगह जगह पर डिक्लेयर करते हैं जरूरत के हिसाब से, लेकिन उन वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? वेरिएबल के स्कोप का मतलब है कि हमारा ये वेरिएबल प्रोग्राम में किस लेवल तक अवेलेबल रहेगा, अवेलेबिलिटी क्या रहेगी इसकी, ये चीज का डिसीजन स्कोप से लिया जा सकता है, या ये चीज ही स्कोप में देखी जाती है। स्कोप डिटरमिन्स द एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। क्योंकि आप तो खैर बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन कल को आप भी पाइथन पढ़ेंगे या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी शायद आपने, या पढ़ सकते हैं आगे। तो होता क्या है कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, और एक सेक्शन की चीजें, यानी एक सेक्शन की चीजों में हम एक ही वर्ड बोल रहे हैं अभी, कि एक सेक्शन के वेरिएबल्स को आप दूसरे सेक्शन में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, वो उस सेक्शन के लिए अवेलेबल होगा या नहीं होगा, एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा, ये उस वेरिएबल के स्कोप से ही डिसाइड किया जाता है। तो एक वेरिएबल की प्रोग्राम में क्या एक्सेसिबिलिटी रहती है, इसका डिसीजन हम लेते हैं उसके स्कोप से। इन जावास्क्रिप्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप्स। यहाँ पर हम दो तरीके के स्कोप देखते हैं अपने वेरिएबल्स का। एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। लोकल का मतलब ये है जो केवल उसी सेक्शन के लिए एक्सेसिबल हो जिस सेक्शन में वेरिएबल लिखा गया, तो वो लोकल। और ग्लोबल का मतलब है पब्लिक, ओपन फॉर ऑल। लोकल एक तरीके से हो गया प्राइवेट और ग्लोबल हो गया पब्लिक। ओपन फॉर ऑल का मतलब सब जगह से एक्सेसिबल। तो इस तरीके से दो स्कोप हम अपने देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट में जितना भी आप जो लिखते हैं उसका फंक्शन स्कोप होता है, और फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि हर फंक्शन एक नया स्कोप जनरेट करता है। वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, आपने कोई फंक्शन बनाया और उसमें आपने वेरिएबल डिफाइन किए, डिक्लेयर किए, तो आपने जितने भी वेरिएबल उस फंक्शन में डिफाइन किए वो उस पूरे फंक्शन की बॉडी में तो एक्सेसिबल रहेंगे। लेकिन यदि आपने उसी प्रोग्राम में एक और फंक्शन बनाया, या आपने फंक्शन नहीं बनाया, उस प्रोग्राम फंक्शन तो एक ही बनाया मगर फंक्शन के बाहर भी और पूरा प्रोग्राम था, तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। ये लोकल स्कोप होता है एक तरीके से। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू द फंक्शन, क्योंकि उनका स्कोप क्या हो जाता है, वो फंक्शन स्कोप हो जाता है, यानी एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल उसी फंक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो लोकल होते हैं। These have function scope and can only be accessed from within the function. उनका स्कोप फंक्शन स्कोप इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो फंक्शन के अंदर तो एक्सेसिबल रहेंगे, लेकिन जैसे आप फंक्शन की बॉडी से बाहर निकलेंगे वो वेरिएबल्स आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इस चीज को यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है, एक फंक्शन यहाँ पे बनाया हमने जिसका नाम है माई फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है कार नेम, और कार नेम में आप पहले से उसका नाम डाल दिया ऑडी। ठीक है, ये कार नेम जो है ये वेरिएबल है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हम केवल नेम लिखते, हम केवल कार लिखते, हम एक्स लिखते, वो हमारी मर्जी थी। अब ये कार नेम जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया वो कहाँ डिक्लेयर किया गया, इस फंक्शन के अंदर, इस करली ब्रेसेस के पेयर के अंदर। ठीक है, तो करली ब्रेस के बाद जिस लाइन से इसको डिक्लेयर किया गया, इसको मतलब इस वेरिएबल को, कार नेम को, इस लाइन से ये यूज किया जा सकता है हर उस लाइन में जो लाइन है इस करली ब्रेस के अंदर है। लेकिन करली ब्रेस के बाहर जब आप आ जाएंगे यहाँ पर,
तो आप इस वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह से जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है किसी फंक्शन के अंदर तो इसका स्कोप जो है लोकल हो जाता है। फंक्शन की बॉडी में तो ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल रहेगा, पूरे प्रोग्राम का मतलब इस पूरे फंक्शन में, लेकिन इसके बाहर जैसे आप आएंगे यहाँ या फंक्शन के पहले भी यदि प्रोग्राम लिखा है, कोई और सेक्शन लिखा है, तो वहां पर आप इस वेरिएबल का नाम यूज नहीं कर सकते। ऐसे वेरिएबल्स का स्कोप लोकल कहलाता है और इसीलिए ऐसे वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स की। ग्लोबल वेरिएबल पता ही कि पब्लिक हैं, कहीं भी कहीं डिक्लेयर कर दिए जाएंगे फंक्शन के बाहर। पूरे जितने भी फंक्शन लिखे हैं उसके अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, सभी फंक्शंस के बाहर अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो वेरिएबल क्या बन जाएंगे, आपके ग्लोबल बन जाते हैं। उनका स्कोप भी ग्लोबल होता है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं पूरे स्क्रिप्ट के लिए, पूरे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए, तो वेब पेज उसको एक्सेस कर सकता है। इसके लिए भी यहाँ पर देखिए सेम एग्जांपल लिया है। अब जो वेरिएबल पिछली स्लाइड में हम दिखाया था आपको, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ पर फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया, उसे कहाँ डिक्लेयर किया है, फंक्शन के बाहर। तो ये वेरिएबल जो है यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ये वेरिएबल यहाँ भी यूज हो सकता है, और ये वेरिएबल इस करली ब्रेस के बाद भी यदि प्रोग्राम है तो आप उसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी फंक्शन के बाहर या पूरे प्रोग्राम में होती है, ऐसे वेरिएबल्स का स्कोप ग्लोबल होता है और इसीलिए ऐसे वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ऑपरेटर्स होते क्या है, ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क होते कैसे हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट वैल्यू पे काम करने में हेल्प करते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो डेट या किसी ऐसी वैल्यू पे काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो किसी भी तरीके का टास्क जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है और ये सिंबल्स के फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इनफैक्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी सेट ऑफ कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी कई तरीके की कैटेगरी के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, टाइप ऑपरेटर यूज करते हैं और यूज करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स की। नाम से ही पता चल रहा है, अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिकल काम करने के लिए, असाइनमेंट मतलब जिनसे आप वैल्यू असाइन करते हैं, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग से रिलेटेड है, कंपैरिजन का मतलब जहाँ पे आप इवेलुएट करते हैं एक्सप्रेशन को ऑन द बेसिस ऑफ अ कंपैरिजन, जहाँ लॉजिकली आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो लॉजिकल। टाइप ऑपरेटर्स जो हम डिजाइन करते हैं, और बिटवाइज यानी मेमोरी की सिंगल बिट पे भी काम करने में जो हमें हेल्प करते हैं, वो ऑपरेटर्स हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब हम आपको सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर, यहाँ ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर इनका काम लिखा हुआ है। प्लस माइनस स्टार यूज करते हैं, डबल स्टार भी यूज करते हैं, ऑब्लिक भी यूज करते हैं, परसेंटेज भी यूज करते हैं, डबल प्लस और डबल माइनस भी यूज करते हैं। प्लस को यूज करते हैं ऐड करने के लिए, माइनस का यूज सब्ट्रैक्शन के लिए, ये मल्टीप्लाई करने के लिए, ये यूज करते हैं एक्सपोनेंशिएशन के लिए। एक्सपोनेंशिएशन का मतलब है जब आपको किसी एक वैल्यू को कोई पावर रेज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल 2⁵ जब आपको ऐसा कुछ लिखना होता है तो उसको हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशिएशन हो रहा है, और एक्सपोनेंशिएशन के लिए आप डबल स्टार का यूज करते हैं। कुछ सभी लैंग्वेजेस पे अपने डिफरेंट होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जहाँ पर, जैसे जावा में हम एक्सपोनेंशिएशन के लिए डबल स्टार नहीं यूज करते, वहां पर हम यूज करते हैं आपका कैरेट ऑपरेटर, लेकिन पाइथन में और यहाँ पर डबल स्टार ही यूज होता है। फिर अगर आपको कोई वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड करना है तो आप ऑब्लिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये डिवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। ऑब्लिक ऑपरेटर के पहले भी वैल्यू लिखी जाती है और ऑब्लिक ऑपरेटर के बाद में भी वैल्यू लिखी जाती है। तो ये जो हमारा ऑब्लिक ऑपरेटर होता है, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा और आपको रिटर्न करता है कोशेंट। जबकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वैल्यू को डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप ये परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, और यहाँ प्रोग्रामिंग में परसेंटेज का साइन
मॉडुलो या मॉडुलस ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। तो मॉडुलो ऑपरेटर का काम होता है रिमाइंडर रिटर्न करना। तो ये न्यूमरेटर को डिवाइड करता है डिनोमिनेटर से और नीचे क्या बचा वो आपको रिटर्न करता है। अगर आपको उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, +1 वैल्यू इंक्रीज करनी है तो इंक्रीमेंट, और +1 वैल्यू डिक्रीज करने के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज आप करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक टास्क ऑन नंबर्स। जाहिर सी बात है, आप जोड़ना घटाना किस में करेंगे, आप नंबर्स पे ही करेंगे। तो आप नंबर्स पे ये टास्क परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे एडिशन की अगर हम बात करें तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, एक डिक्लेयर किया y और z इज इक्वल टू x प्लस वाई कर दिया। इसका मतलब अगर आप z को प्रिंट करेंगे तो 7 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पर x माइनस वाई यानी 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो z की वैल्यू हो जाएगी 10। डिवाइड करते हैं तो 5/2 होगा, जिसकी वजह से क्या प्रिंट होगा 2.5। लेकिन अगर आप मॉडुलो ऑपरेटर यूज करते हैं तो प्रिंट होगा 1, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाई 2 गेट्स 1 एज रिमाइंडर। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। एक्सपोनेंशिएशन अगर आप लिखते हैं 5 डबल स्टार 2, x डबल स्टार 2 का मतलब 5 इज टू द पावर 2, तो z की वैल्यू 25 हो जाएगी। इंक्रीमेंट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 5, फिर यहाँ पर x प्लस प्लस कर दिया तो x की वैल्यू क्या थी 5 थी, x प्लस प्लस का मतलब एड 1 टू x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6। और अब वेरिएबल z इज इक्वल टू x करा तो z के अंदर x की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 6 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप डिक्रीमेंट करते हैं तो x 5 था, अगर आप डिक्रीज करते हैं x माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 5, तो अब x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई और वो z में आ गई, तो z की वैल्यू भी 4 हो गई। इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस भी बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि प्रेसिडेंस के बेसिस पर ही हम काम करते हैं। वैसे तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर एक लाइन में लिखे हुए, अगर हमने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा और उसमें एक लाइन में पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें कि कुछ ऑपरेटर्स लगाए हैं, कई बार ऐसा होता है केवल हम लिख देते हैं x प्लस वाई, ठीक है, केवल जोड़ दिया, लेकिन कई बार एक्सप्रेशन बहुत लेंथी होता है, जोड़ भी रहे हैं, उसमें एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी हो रहा है, माने एक से ज्यादा टास्क हो रहे हैं। तो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर किस ऑर्डर में उन ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करेगा, उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए, और सीक्वेंस क्या देगा, इस चीज को हम प्रेसिडेंस कहते हैं, यानी कि प्रेफरेंस ऑफ एन ऑपरेटर। अगर हम सिंपल मैथ्स की बात करें, जब आप स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो भी आपको बॉडमास रूल बताया गया था, तो आपको पता था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद में अगर आप देखें तो डिवीजन होता है, अगर एक ही लाइन में डिवाइड भी कर रखा है और ऐड भी कर रखा है तो डिवीजन पहले होगा, है ना, फिर एडिशन होगा, तो वो भी प्रेसिडेंस थी। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की। तो और प्रेसिडेंस जो होती है ये डिस्क्राइब करती है कि ऑपरेटर्स को किस सीक्वेंस में इवेल्युएट किया जाएगा। Operator precedence describes the order in which operations are performed in an arithmetic expression. अब इसके लिए भी यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे यहाँ पहला एक लिख दिया हमने x इज इक्वल टू 100 प्लस 50 इंटू 3। आप लोगों को हम अनम्यूट कर लीजिए, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए अर्चना। मैम 250। 250। आशीष आप बताएं। नेहा आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। 450 होगा शायद, क्योंकि प्रेसिडेंस सीक्वेंस में अगर देखे तो 450 लग रहा है। चलिए रूपा आप बताइए। 250 मैम। 250 ही सही है अर्चना, क्योंकि देखिए ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल बॉड मास को भी देखें तो हम लोगों को पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो उसके हिसाब से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, जैसे 150 हुआ और 150 फिर ऐड होगा 100 से, तो इसका इवेल्युएट जब हम करेंगे x की वैल्यू को तो वो 250 देगा। इसी तरीके से एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले सेम एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पर इतने एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में एनक्लोज किया है,
तो अब पता ही है कि ब्रैकेट पहले चलेगा, तो अब ये 100 प्लस 50 यानी 150 पहले आएगा, वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, दैट इज 450। तो यहाँ पर x 450। की वैल्यू हो जाएगी 450। तो देखिए एक ही एक्सप्रेशन को कई तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ थोड़े थोड़े सिंबल्स की वजह से उनके जो आउटपुट है वो डिफरेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब प्लस और माइनस लिखते हैं तो ये प्लस और माइनस की जो हायरार्की होती है या प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है। सेम का मतलब यह है कि ऐसे एक्सप्रेशन लेफ्ट से राइट में आपके इवेल्युएट होते हैं। लेफ्ट हैंड से आप चलना शुरू करते हैं और जो एक्सप्रेशन, जो ऑपरेटर पहले मिलता है वो ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पे 100 प्लस 50 पहले हमारा इवेल्युएट होगा, 150 हुआ और उसमें से 3 लेस हो जाएगा तो ये हमारा 147 बन जाएगा। अगर सपोज ये लिखा होता 100 माइनस 3 प्लस 50, तब फिर हम क्या करते हैं कि 100 में से पहले 3 को लेस करते और उसमें फिर 50 को हम ऐड करते। ये एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करने का प्रेसिडेंस का ऑर्डर होता है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे मैथमेटिक ऑपरेटर की बात। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स असाइन वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, यानी ये वो ऑपरेटर है जिनकी मदद से हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, डालते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आप कौन कौन से यूज करते हैं? सबसे कॉमन, सबसे पहला हमारा ऑपरेटर होता है इज इक्वल टू। यही असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने में भी हेल्प करता है, जैसे var x इज इक्वल टू 5। ये किसी वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन करने में हेल्प करता है, जैसे var x इज इक्वल टू y। या ये किसी वेरिएबल में कोई एक्सप्रेशन का आउटपुट स्टोर करने में भी हमारी हेल्प करता है, जैसे var x इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम यूज करते हैं, ये भी हो गया। कंपाउंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट्स, जैसे इज इक्वल टू की जगह पर हम लिख सकते थे प्लस इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू की जगह पे नहीं लिखते हैं, जैसे इज इक्वल टू लिखा है ऐसे कई बार हम प्लस इक्वल्स टू भी लिखते हैं। तो प्लस इक्वल्स टू ये कंपाउंड फॉर्म कहलाती है आपकी। कंपाउंड फॉर्म का मतलब है कि जब भी कभी आपको लिखना हो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी x और y की वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हैं और वो आउटपुट आप स्टोर करना चाहते हैं x के ही अंदर, तो आप लिखना चाहेंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इतना लंबा लिखने के बजाय आप यही चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू वाई। ये और ये एक ही बात है, तो प्लस की जगह इस तरह भी यूज हो सकता है। माइनस इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इंटू स्टार इज इक्वल टू का मतलब x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, x इज इक्वल टू एक्स ऑब्लिक वाई, x इज इक्वल टू एक्स मॉड वाई और x इज इक्वल टू एक्स पावर वाई। ठीक है, अब सपोज x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 12, यहाँ पे हो जाएगी 8, यहाँ पे हो जाएगी 20, यहाँ पे हो जाएगी 5, यहाँ पे हो जाएगी 0 और यहाँ पे हो जाएगी 100। कोई भी प्रॉब्लम है बीच में मैसेज करके बता दीजिएगा कि यहाँ पे कोई डाउट है। अभी तक हम मान के चल रहे हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं। ठीक, कुछ यहाँ पे दिए हैं, जैसे x इज इक्वल टू 10 था और x प्लस इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 15 हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 50 हो जाएगी, यहाँ पर 10/5 है तो ये 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड फॉर्म में, और बाकी भी आप यूज कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स का मतलब यानी वो ऑपरेटर्स जो आपको दो स्ट्रिंग्स पे या एक सिंगल स्ट्रिंग पे कोई टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर में एक ऑपरेटर प्लस वाला साइन जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर था वो भी यूज किया जा सकता है। दिस ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू ऐड स्ट्रिंग्स। लेकिन जब आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं, ऐड का मतलब एक्चुअली हम ज्वाइन बोलते हैं, और अगर हम बहुत ही टेक्निकल प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम कॉन्कैटिनेशन ही बोलते हैं। तो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। यदि आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस सिंबल यूज करते हैं तो ये सिंबल कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। हालांकि यही प्लस सिंबल अगर आप दो नंबर्स के बीच में यूज कर रहे हैं तो ये एडिशन ऑपरेटर है, सिंपल। लेकिन अगर आप इसी ऑपरेटर को यूज करते हैं दो स्ट्रिंग्स के साथ तो ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बन जाता है, और फिर ये दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में मिला के लिख देता है। लेकिन इसमें कई चीजें आपको समझनी होंगी। जैसे देखिए, ये तो आपको एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, एक हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू डाल दी महर्ष, इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा स्ट्रिंग डिक्लेयर किया पंडित, यानी ये एक नाम है जो दो डिफरेंट पार्ट्स में लिखा हुआ है। अगर एक txt3 हम ले रहे हैं और इसमें दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो txt1 प्लस बीच में एक गैप दे दिया, एक स्पेस दे दी, प्लस txt2। तो दो स्ट्रिंग्स के बीच में यदि आप प्लस का साइन लगा रहे हैं
तो ये दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करेगा। तो अगर txt3 की वैल्यू प्रिंट कराई जाएगी तो प्रिंट होगा महर्ष पंडित और उसके बीच में स्पेस भी होगी। तो इस तरह से भी स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं, या आप वही कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? txt1 लिखा व्हाट अ वेरी, ठीक है, और txt1 प्लस इक्वल्स टू नाइस डे। अब क्या है, txt1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ txt1 इज इक्वल टू txt1 प्लस नाइस डे, और txt1 की वैल्यू क्या है? व्हाट अ वेरी। अब अगर आप txt1 को इस लाइन के बाद प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट होगा व्हाट अ वेरी नाइस डे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फिर स्ट्रिंग और नंबर्स को भी आप आपस में ऐड कर सकते हैं, मगर ऐड करने का मतलब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे एक मैथ, यहाँ पे 5 + 5 डाला तो x की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। एक तरीका, ये तो आपने सिंपल एडिशन के लिए यूज किया दो नंबर्स को, लेकिन आप अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर जोड़ते हैं, जैसे यहाँ जोड़ा है, तो ये 5 को देखिए डबल कोट्स में लिखा है, तो डबल कोट्स का मतलब अब 5 नंबर नहीं रहा, 5 क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। तो y की वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे तो ये 55 प्रिंट करेगा, ये नहीं कि 10 प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 5 स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की वजह से ये इसे भी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और दोनों को ज्वाइन कर देगा, ना कि ऐड। और यहाँ पर भी ये स्ट्रिंग था, तो ये 5 तो हेलो 5, y की वैल्यू 55 हो जाएगी और z की वैल्यू हेलो 5 होगी। तो इस तरीके से भी स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए यूज किया जा सकता है। चलिए कंपैरिजन ऑपरेटर और बता देते हैं आज, हालांकि ये हमारा जो है थोड़ा लंबा है, फिर भी चलिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स एक तरीके से ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो दो वैल्यूज को या दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इनका आउटपुट हमेशा बूलियन होता है। मतलब अभी तक देखिए हमने स्ट्रिंग ऑपरेटर देखा तो उसका आउटपुट स्ट्रिंग होगा, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखे उनका आउटपुट नंबर ही होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी है तो नंबर आएगा। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं इनका आउटपुट कोई भी नंबर या स्ट्रिंग नहीं होता, बूलियन आउटपुट होता है। बूलियन आउटपुट का मतलब इनका आउटपुट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि कंपेयर करने के बाद या तो आपको ये पता चलता है कि कंपैरिजन का आउटपुट, कंपैरिजन में ये बात सच है या नहीं है। Bit operators work on 32 bits numbers. Any numeric operand in the operation is converted into 30-bit number और result is converted back to JavaScript number. वो देखिए जो हमने आपको बताया था कि JavaScript के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि बिट्स जो होती है वो 32 बिट पे काम करता है और ऑपरेंड्स यानी वैल्यू जो होती है वो 64 बिट पे होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो रिजल्ट जो हमें आउटपुट मिलता है वो JavaScript नंबर में आ जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए देखिए ये सारे ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल इक्वल्स टू। नॉर्मली तो जब हम ये चीज कहते हैं कि वेदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू दैट, अगर आपको ऐसे लिखना होता है नॉर्मली तो हम सिंगल इक्वल ही यूज करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल का यूज क्यों किया जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे, वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो यहाँ यदि आपको तुलना करनी है कि क्या इस वेरिएबल की वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर है या ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं, तो इक्वल टू अगर आपको चेक करना है तो आप सिंगल इक्वल की जगह में ये डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करते हैं। ट्रिपल इक्वल्स टू का आप यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये वैल्यू और टाइप को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू हम देखें तो यहाँ पर भी ये नॉट